गुड मॉर्निंग गाइस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आज हम आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम मैराथन करने वाले हैं। आज रिवीजन करेंगे मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज कौन सा? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज ओपन इकोनॉमिक। राइट। आज आज का बहुत मजेदार रिवीजन रहने वाला है, क्योंकि आज वन गो में हम मैक्सिमम कवरेज करेंगे। हमने इसके पहले भी क्या किया था? इसके पहले भी हमने मैराथन सेशन लिया था, बट उसमें नेशनल इनकम एंड मनी एंड बैंकिंग देखा था, बिकॉज थोड़े बड़े चैप्टर्स थे, इसलिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था हमारे मैराथन को। सबसे पहला, वो फर्स्ट पार्ट तो गया। ये है सेकंड पार्ट। ये है मजेदार, मसालेदार। ओके। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी फटाफट से सारे सारे बच्चे ज्वाइन हो जाइए। सारे बच्चे फटाफट ज्वाइन हो जाइए। बहुत बढ़िया। आ जाइए जल्दी। फटाफट सारे बच्चे ज्वाइन हो जाए। Are you guys excited for today's session? All right. पूजा, गुड मॉर्निंग बेटा। हमने भी क्या कर दिया? हमने भी आप सभी को विश कर दिया। कहाँ गए? गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम। बहुत बढ़िया। चलिए, अब मजा आएगी। अब मजा आएगी, क्योंकि आज आज जो मैराथन होगा आज जो मैराथन होगा वो यादगार रहने वाला है कि नहीं? चलिए। चलिए, let's start guys, let's start. My name is Saurabh Jaiswal. I'm your educator for economics. All right, let's crack your 12 CBSE. Now, a very brief introduction about me. I'm a faculty of economics and accounts. I've been teaching at 11th, 12th as well as in C Foundation for almost 2 years. All right, and in my experience of teaching, one thing is for sure that I have cracked that conceptual learning is very important. The concepts पता रहने बहुत important है, लॉजिक्स पता रहने बहुत important है। चीजों के पीछे का लॉजिक, ठीक है, चीजों के पीछे का लॉजिक पता रहना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट। सो हमारा पूरा क्लास का फोकस किसके ऊपर रहता है सर? लॉजिक्स के ऊपर रहता है। किसके ऊपर रहता है? लॉजिक्स के ऊपर रहता है। रट्टा मारना हमारी हैबिट नहीं है। रट्टा मारना हमारी हैबिट नहीं है, बट हम फिर भी रट्टा मार लेते हैं जहां पे नीड हो। ठीक है, बट
बट हम किस पे खेलते हैं? हम लॉजिक्स पे खेलते हैं, राइट? ऑलराइट, चलिए। नाउ guys, if you're new, you might be wondering what is an academy. If you're new, you might be wondering what is an academy. Let me just give you a brief intro about Unacademy. Unacademy is an online learning platform. It is what? It is an online learning platform where you can come and learn all your subjects all under one roof from a wide range of top educators. Okay, from all over the country. From all over the country. Sir, आपको आपको कहीं नहीं जाना है. Guys, आपको कहीं नहीं जाना है. आपके सारे सब्जेक्ट्स कहाँ मिल रहे हैं? एक ही रूफ के अंडर. That is Unacademy. That is what? That is Unacademy. Right? चलिए, अब सारे सारे हमारे लेक्चर्स जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नॉट सारे बट ऑलमोस्ट मैक्सिमम लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे भी रहते हैं. ठीक है, जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो कहाँ रहता है? सर, प्लेटफॉर्म पे. नाउ टू गेट एक्सेस टू ऑल दीज एक्सक्लूसिव कंटेंट एंड to get the most out of your Unacademy, what you can do, you can get a subscription, right? You can get a what? You can get a subscription. Now, ये सब्सक्रिप्शन क्या है? ये ट्यूशन फी है. ये क्या है? ये ट्यूशन फी है, और कुछ नहीं. फैंसी नेम, फैंसी नेम, ट्यूशन फी. एक ट्यूशन फी बोलिए इसे, और कुछ नहीं है ये. ठीक है. अब दो टाइप के हैं, एक है प्लस, एक है आइकॉनिक. मैं साथ ही साथ आपको इनके बेनिफिट्स भी बता दूंगा. राइट नाउ, प्लस सब्सक्रिप्शन. ठीक है, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहले तो दे आर डेली लाइव क्लासेस. क्या होती है गाइस? डेली लाइव क्लासेस होती है. ठीक है. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की, दैट यूट्यूब पे भी लाइव है, बट यूट्यूब का लाइव एंड अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का लाइव में जमीन आसमान का फर्क है. राइट? जो इंटरैक्शन, द लेवल ऑफ इंटरैक्शन जो वहां होता है, सर, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल एट यूट्यूब. राइट? वहां पे एकदम रियल टाइम में सर यू कैन इंटरैक्ट विद अस, you can interact with us in a real time situation. Then you can attend what? You can attend, sir, live polls. What is this? देखिए, live poll, simple. आपने आपने पढ़ाई की, आपने पढ़ाई की. पढ़ाई करने के बाद टेस्ट तो करना पड़ेगा. क्या टेस्ट करना पड़ेगा ना? कि भैया भैया हम दूसरों के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. टेस्ट करना पड़ेगा दूसरों के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. वो कहाँ से टेस्ट होगा? वो कहाँ से टेस्ट होगा? थ्रू लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स. ठीक है, टेस्ट एंड क्विजेस गाइस. एंड ये किस बेसिस पे रहता है? ये एमसीक्यू बेस पे रहता है. ये एमसीक्यू बेस पे रहता है. ऑलराइट, बिकॉज कंसेप्ट्स को टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एमसीक्यू. राइट. देन देन जो भी हमारी टेस्ट सीरीज होती है, यू गेट एक्सेस टू वेरियस टेस्ट सीरीज. जैसे ही अभी एसेंड अनअकैडमी अनअकैडमी क्या लाती है? एसेंड चैंपियनशिप. एसेंड चैंपियनशिप लाती है. इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज है वो. ठीक है, यू गेट एक्सेस टू एसेंड एसेंड लाइक टेस्ट सीरीज एंड यू गेट एनालिसिस कि आपने परफॉर्म कैसे किया, आपने कौन से सब्जेक्ट्स में कैसा परफॉर्म किया, कहाँ पे आप वीक पड़ गए, एंड एज कम्पेयर टू अदर्स व्हाट वाज योर परफॉर्मेंस. एज कम्पेयर टू अदर्स व्हाट वाज योर परफॉर्मेंस. राइट? ये भी एनालिसिस के थ्रू आपको समझ जाएगा. ऑलराइट. देन डाउट क्लियरिंग्स. हमारी क्या डाउट क्लियरिंग सेशंस भी है. All this through what? Through a plus subscription. Right? Now what you can do, just simply download the app. ठीक है. What you can do, you can simply download the app. प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, मिल जाएगा. डाउनलोड करिए, select plus. Right? Choose your goal, and voila, you have
you have what? You have your plus right in front of you. Now, for 11th and 12th both, sir, in case कोई बच्चा 11th का है, so these are the plus variants. ये plus के variants है for those who are in 11th and currently watching. ठीक है, but हम 12th की बात करेंगे. हम 12th particularly 12th के subscriptions देखते हैं, right? For 12th, there are three variants: 3, 6, and 12. There are three variants: 3, 6, and 12. ये कौन से? ये प्लस के वेरिएंट्स है. ये किसके वेरिएंट्स है? प्लस के वेरिएंट्स है. ऑलराइट. नाउ तीन वेरिएंट्स है. 3 months, 6 months, and 12 months. 3 months is 6.5, 6 is 10, 12 is 15. ऑलराइट. आपने कौन सा लेना है? So whichever is suitable for you. Whichever is suitable for you, आपने वो वाला लेना है. Right? I would suggest go for 6 months. Go for 6. Alright. Why? Because अगर कोई uncertainty रही, तो कवर हो जाएगी. Like 6 months is what? 10. Just apply this code. ये कोड आपको अच्छे से याद रखना है. I'll tell you why. ठीक है, this code SAJYT, ये आपको ये आपको याद रखना है. चेकआउट के टाइम पे apply this code. पूछेगा as soon as you select, वहां पे नीचे पूछेगा have a gift code या promo code whatever, वहां पे डाल दीजिएगा SAJYT. आपको सीधा 10% ऑफ, सीधा 10% ऑफ हो जाएगा. Isn't that great? Yes. इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? मुझे बताएं. Alright. Whichever you choose, जो भी आपकी नहीं, मेरे हिसाब से तो 3 and 6 months are the best. 12 months लेने का टाइम नहीं है. 3 and 6 में से भी आप मुझसे पूछोगे कौन सा, so 6 months is best. 6 months वाला सही है मेरे हिसाब से, है कि नहीं? चलिए, अब ये किसके थे? ये थे सर ये थे प्लस के वेरिएंट्स. अब आइकॉनिक करके भी एक सब्सक्रिप्शन है. या आइकॉनिक करके भी सब्सक्रिप्शन है. सो नाउ आइकॉनिक के बेनिफिट्स. Iconic is a very personal level, one-to-one interactive. So Iconic is based on one-to-one interaction. He will be your personal coach. ठीक है, he will be your personal coach. आपकी मेंटोरिंग होगी. क्योंकि मेंटोरिंग होगी, आपके स्टडी प्लान्स, स्ट्रेटजीज, गोल्स, everything will be discussed. Everything will be discussed and lined up according to our exams. Right? Exclusive doubt sessions. Exclusive what? Exclusive doubt sessions. जो हमारे डाउट सेशंस रहेंगे आइकॉनिक में, वो भी एक्सक्लूसिव रहेंगे, ओनली लिमिटेड टू यू, और कोई नहीं. ठीक है. देन देयर विल बी पैरेंटल कनेक्ट. there will be parental connect, so that we can report what your progress, your hard work. ठीक है. And obviously you get all the benefits of plus. And साथ ही साथ सर, ये इस AJYT जो कूपन है, इसका बेनिफिट 10%. whichever you choose 10%. ये ना भूलिए, इसे ना भूलिएगा. 10% ले जाइएगा. ठीक है, प्लीज ले जाइए, प्लीज 10% ले जाइए. मुझे नहीं पता, ये ले जाना पड़ेगा. ठीक है, SAJYT लगाना पड़ेगा और ले जाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता. ऑलराइट. ठीक है, बढ़िया.
ऑलराइट, नाउ नीचे एक लिंक है टेलीग्राम चैनल की, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसे मस्त से सब प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए और ज्वाइन हो जाइए। कहाँ? टेलीग्राम के चैनल में। वहाँ पे आपको क्या मिलते रहेंगे? वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स, वहाँ पे आपको क्या मिलते रहेंगे? डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। बहुत बढ़िया। क्लास कब कब हो रही है, किस किस की हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है, सब, कोई झंझट ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है। हाँ, एक चीज और सर, मैं वो कोड पे इतना एम्फोसिस क्यों दे रहा था? हमारा जो कोड है, ठीक है, हमारा जो एक कोड है इसमें मैं इतना एम्फोसिस क्यों दे रहा था? व्हाई? बिकॉज गाइस, this code this code can be used to unlock the free content as well. क्या लिखा? क्या लिखा? So the same code can be used to unlock the free content and join what? And join test and quizzes. If you can always come and attend special classes. Special classes क्या होती है? Free. ठीक है, those are the free content provided by us. ठीक है, अब उसे अनलॉक करने के लिए बस ये कोड यूज करना पड़ेगा, SAJYT। टैटू बना लीजिए इसका, मुझे नहीं पता, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एक ही चीज है जो मैं आपको बाय हार्ट करने बोल रहा हूँ, ये कोड SAJYT, और कुछ भी नहीं। याद हो जाइए, और जैसे ही आप ऐप प्रॉम्प्ट करता है कि एंटर कोड टू अनलॉक द फ्री कंटेंट, ये कोड आपने लगा देना वहाँ पे, आपका सारा फ्री कंटेंट भी अनलॉक हो जाएगा। आप टेस्ट एंड क्विजेस भी इसी से ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बढ़िया। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट। आज आज फटाफट, जल्दी जल्दी, तीनों, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट बजट, एंड क्या, ओपन इकोनॉमी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी चीजें आज देखेंगे। ठीक है, आज के मैराथन में तो मैक्रो खत्म, हमारा मैक्रो खत्म, एंड फिर जल्द से जल्द, हो सकता है कल से ही हम सर सेक्शन बी शुरू कर दें इकोनॉमिक का, सेक्शन बी इकोनॉमिक्स का। ऑलराइट, चलिए, चलिए ना, सर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, हमें क्या, हमें इक्विलिब्रियम इनकम, हम किस पे फोकस कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम इनकम पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो इक्विलिब्रियम इनकम के लिए क्या होना चाहिए? एक नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? दैट इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है? व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू योर एग्रीगेट सप्लाई। राइट, राइट, ये पॉइंट पे आके क्या होता है? यू हैव अ यू हैव एन व्हाट? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हाउ टू अटेन दिस इक्विलिब्रियम, इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा इंडिविजुअल व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। एंड जब ये दोनों चीज पता चलेगी तभी हम क्या निकाल सकते हैं? तभी हम निकाल सकते हैं हमारा इक्विलिब्रियम। पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है। राइट, जाते जाते चैप्टर एंड करते करते हम चेंजेस भी देखेंगे। चेंजेस इन व्हाट? चेंजेस इन इक्विलिब्रियम। चेंजेस इन व्हाट? चेंजेस इन इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, चलिए ना, कुछ सिंपल सी चीजें, सिंपल सी चीजें, जैसे सर टर्म्स को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके हैं। जो भी हमारे इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स रहते हैं वो हमेशा डुअल कॉनोटेशंस, दो मतलब में आते हैं। राइट, एक एक्चुअल और एक प्लान्ड, एक एक्चुअल और एक प्लान। राइट, सो जो एक्चुअल वैल्यूज रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सपोज्ड। राइट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सपोज्ड। एंड जो प्लान वैल्यू रहती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्स एंटी। जो प्लान रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्स एंटी। राइट, सिंपल, आपने सिर्फ इतना याद रखना है, एक्स एंटी डिपिक्ट्स what is planned and ex post
depicts what actually happened. ठीक है. Now, example. If you need an example, ये देखिए, ये रहा हमारा example. Suppose the producer plans, क्या क्या बोल रहा है, wordings देखिए, wordings सुनिए. Suppose a producer plans to add 100,000 worth of goods to the stock. इन्वेंट्री में कितना ऐड करने का सोच रहा है वो, 1 लाख रुपए के गुड्स. ठीक है. सो उसका प्लान इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री हमारा इन्वेस्टमेंट है. यस, यस, कम बैक. याद करिए नेशनल इनकम, हमने इन्वेस्टमेंट को क्या किया था, इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया था. सो इन्वेंट्री इज व्हाट, इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट. सो प्लान इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1 लाख. बट ड्यू टू अपसर्ज इन डिमांड, क्या हो गया, ड्यू टू अपसर्ज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई. अब 30,000 के गुड्स कहाँ से लाएंगे, कितने की डिमांड बढ़ी, 30,000 की. अब वो 30,000 के गुड्स कहाँ से लाएंगे, वो 30,000 के गुड्स निकालने पड़ेंगे कहीं में से, इन्वेंट्री में से. सो आपने इतना साइड रखा था तो उसके कि हाँ भाई, हाँ भाई ये मेरा स्टॉक रहेगा एट द एंड. बट 30,000 की एक्सेस डिमांड आ गई, आपको वो 30,000 कहाँ से निकाल के देने पड़ेंगे, वो 30,000 निकाल के देने पड़ेंगे सर आपके इन्वेंट्री में से, और आपकी इन्वेंट्री में से. सो आपका एक्चुअल इन्वेंट्री एट द ईयर एंड कितना बचा, 70. कितना बचा, 70. सो planned was 100,000, actual is how much, 70. सो planned को ही हम क्या कहेंगे, exposed investment, एंड एक्चुअल को हम क्या कहेंगे, ex ante investment. That's it. ये सिर्फ बोलने का तरीका है. ये क्या है, these are ways to express, these are what, these are ways to express. Alright, चलिए. Now when this is clear, let's look at the components of aggregate demand which we will be using to calculate our equilibrium income. Okay, which we will be using to calculate what, to calculate the equilibrium income. हाँ, equilibrium निकालने के लिए एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स है वैसे तो. बेसिकली एग्रीगेट डिमांड के क्या है, 4 कंपोनेंट्स है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. सर वैसे तो 4 कंपोनेंट्स है, बट हम काय में है, हम सिंप्लीफाइड इकोनॉमी, a simplified economy which is a closed economy. Okay, we are in a simplified closed economy. So if that is the case, so what are the assumptions, okay, what are the assumptions that we are following? Simplified closed economy hai, that means that there are no taxes, there are no what, there are no taxes. So there are no government, and if there is no government, there is no government expenditure. Okay, and if this is a closed economy, अगर ये क्या है, अगर ये closed economy है, that means there are no international trade, there are no what, there are no international trade. अब international trade नहीं है तो क्या नहीं है, so exports and imports भी नहीं है. Okay, so हम इक्विलिब्रियम निकालने के लिए सिर्फ 2 कंपोनेंट्स को कंसिडर करते हैं, those are consumption and investment. बट अगर एग्जाम में पूछे व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आपने लिखने चारों हैं, आपने चारों के बारे में लिखने हैं. ऑलराइट, सो चलो, कंजम्पशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ कंजम्पशन डिमांड इज हाउसहोल्ड इनकम. सबसे इंपॉर्टेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है, हाउसहोल्ड. ठीक है, एंड कहाँ से करेगा हाउसहोल्ड, सर थ्रू हाउसहोल्ड इनकम. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है, हाउसहोल्ड करता है, एंड
हाउस होल्ड किसके बेसिस पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है? ऑन द बेसिस ऑफ their income, right? So a consumption function describes the relation between consumption and the income. Consumption function क्या describe करता है? Consumption function describes a relation between consumption and the household income, right? चलिए, अब ये consumption function क्या है? The consumption function is C bar plus PY. हाँ, ये दोनों क्या चीज है सर? ये दोनों क्या है? This is autonomous consumption and this is induced consumption. एक क्या है? कंजम्पशन फंक्शन के दो कंपोनेंट्स, एक है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दूसरा इंड्यूस्ड कंजम्पशन, राइट? नाउ ये दोनों क्या है? अब ये दोनों क्या है? ये दोनों कौन सी चिड़िया है? जल्दी से बताइए, क्या कोई बता सकता है व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड व्हाट इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन? क्या कोई बता सकता है? चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम एक एक करके दोनों को देख लेंगे, ठीक है? हाँ, what is autonomous consumption? So autonomous consumption is that level of consumption which is independent of the level of income. That means even if when your level of income is zero, autonomous consumption is going to take place. Autonomous consumption is going to take place. ठीक? देखिए, पढ़िए. It is to be noted that even if income is zero, some consumption still take place. Since this level of consumption is independent of income, it is called what? It is called autonomous consumption. Important, इसे अंडरलाइन करिए, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, ठीक है? फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता कि भैया मेरे पास पैसा है नहीं है, एक पर्टिकुलर कंजम्पशन तो होगा ही होगा. अब ये सर, ये कौन सी चीजों का कंजम्पशन है? ये कंजम्पशन है नेसेसिटीज का. ये किसका कंजम्पशन है गाइस? ये कंजम्पशन है नेसेसिटीज का. ऑलराइट, नेसेसिटीज का कंजम्पशन होगा ही होगा, होगा ही होगा, ठीक है? नाउ, नाउ अगर हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, ठीक है, अगर हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है एंड हमें ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन करनी है, क्या ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन करनी है, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इसे हम करेंगे either by breaking out our savings, either by what? Either by breaking out our savings or through borrowings. Autonomous consumption कैसे होगा? Either by using up our savings or through borrowing, right? देखिए, autonomous consumption is defined as the expenditure that the consumer make irrespective of the disposable income. Certain goods needs to be purchased regardless of how much income we possess. All right. When a consumer is low on resources, paying for these necessities can force them to borrow or use up their excess savings. All right. So एक एक चीज तो हमने समझ ली, एक चीज तो समझ ली कि भैया what is autonomous consumption. Now induced क्या है? ये क्या था? This was independent of income. ये क्या है? ये है independent of income. But autonomous is independent of income. But आप देखिए induced consumption में y क्या है? y क्या है?
y क्या है, दिस इज आवर इनकम. सो हमें ये पता चल रहा है सर फंक्शन को देख के that induced is dependent on income. ठीक है, ठीक है. सो इंड्यूस कंजम्पशन सर वो लेवल ऑफ कंजम्पशन है, ठीक है, दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज डिपेंडेंट ऑन इनकम. जितना इनकम होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही हमारा कंजम्पशन होगा. ठीक है, some proportion of our income will go into what, will go into consumption. ठीक है. Now for that, we need something, and what is that? What we need is we need a factor. We need a factor. उसे हम कहते हैं MPC. उसे हम क्या कहते हैं, MPC. टू फाइंड आउट इंड्यूस्ड कंजम्पशन. इंड्यूस्ड कंजम्पशन कितना होना चाहिए उसे पता लगाने के लिए we need a factor, that is called MPC, marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume. Your additional propensity, tendency to consume, your additional tendency to consume. मतलब, ठीक है, ये रहा उसका मतलब. अब सर और थोड़ा इजी अगर मैं बताऊं, अगर आपकी इनकम चेंज हो रही है बाय सम परसेंट तो आपका कंजम्पशन कितना चेंज होगा. दैट इज व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल टेंडेंसी टू कंज्यूम. ठीक है, हमारी इनकम 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख हो गई, या 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख हो गई हमारा कंजम्पशन. ठीक है, हमारा कंजम्पशन कितना, सब 50 से 75 हो गया. सो हमने कितना इंक्रीज किया हमारा कंजम्पशन, दैट इज व्हाट इज एमपीसी. ऑलराइट, द इंड्यूस कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन shows the dependence of consumption of income, shows the dependence of consumption on income. When income rises by 1 rupee, induced consumption rises by MPC. ठीक, सर इनकम बढ़ने से कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है. ठीक है, इनकम बढ़ने से टोटल कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, इंड्यूस कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, वो हमें किससे पता चलता है, एमपीसी से पता चलता है. एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एमपीसी क्या है, योर चेंज इन कंजम्पशन फॉर द चेंज इन इनकम. वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए. MPC is what? Your change in consumption for the change in income. Alright. Suppose your Y1 was how much? 100,000. Your current Y2 is how much? 150. Your consumption at level Y, when your income was Y1, how much? Let's say 50,000. And when your level of, oh, I had to add, yeah, we see delta C by delta Y, C1, C1 and C2, Y1 and Y2. ये कितना था, 100,000, ये था 1.5 लाख, ये था 50, एंड ये हमने कितना रखा, ये रखा 75. हाँ, हाँ, अब हमें निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सर जब इनकम 1 लाख से 1.5 लाख हो गई, इनकम क्या हो गई है, इस 1 लाख से 1.5 लाख हो गई. ठीक है, तो हमारा कंजम्पशन भी कितना, तो 50 से 75 हो गया. राइट. सो व्हाट इज दैट फैक्टर, जिससे जिससे कंजम्पशन बढ़ा, और कितना बढ़ा.
ऑलराइट, तो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई क्या निकालना है हमें? डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई निकालना है. डेल्टा सी क्या है? डेल्टा सी इज नथिंग बट C2 minus C1. That is the change, right? And Y2 minus Y1. कितना हो गया? So 25 by 50, 1 by 2, 0.5. What is your MPC? MPC is 0.5. And what was your income? Your income was 150. Your income was how much? 150. Right? So so आपका आपका induced consumption कितना हो गया? 0.5 into 150, 75,000. ये क्या रहा? ये रहा आपका induced consumption. इंड्यूस कंजम्पशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या था? एमपीसी पता रहना. इंपॉर्टेंट क्या था? एमपीसी पता रहना. एमपीसी क्या था? एमपीसी इज नथिंग बट योर मार्जिनल, योर एडिशनल propensity consumption, right? Marginal propensity to consume, marginal propensity to consume, your additional tendency to consume. Good morning Divya. Good morning beta. Alright, अब एक चीज ध्यान देने की है. जब आपकी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, वाई, ठीक है, तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है ना. अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो एक चीज और चेंज होगी. अगर इनकम बढ़ रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर सेविंग्स. बिकॉज कंजम्पशन प्लस योर सेविंग्स इज व्हाट, इट इज योर इनकम. इट इज व्हाट, इट इज आवर इनकम, राइट. इनकम में से कुछ पार्ट आप क्या करोगे? कुछ पार्ट आप कंज्यूम करोगे, कुछ पार्ट सेव करोगे. कुछ पार्ट कंज्यूम करोगे, कुछ पार्ट सेव करोगे, राइट. सो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें एक कंजम्पशन का एनपीसी तो निकाल लिया, अब हमें सेविंग्स का एक फैक्टर निकालना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड एनपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. बाय हाउ मच आवर सेविंग्स विल इंक्रीज व्हेन आवर income increases by some percentage. Okay? So एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं जल्दी से, एंड लेट्स लुक एट एनपीएस, marginal propensity to save. Marginal propensity to save. All right. Now, by how much NPS क्या बताता है? By how much our savings will change for the change in our income. For the change in what? For the change in our income. Right. Now, तो हमारी इनकम जो है, इनकम के दो कंपोनेंट्स, इनकम के दो कंपोनेंट्स, कंजम्पशन प्लस सेविंग, राइट. सो क्या मैं इसे रीराइट करके सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे रीराइट करके सर इनकम माइनस कंजम्पशन लिख सकता हूँ? चलिए बताए, क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, वेरी गुड पूजा. यस, यस, बिल्कुल लिख सकते हैं. हमने बस इधर उधर किया. लेट्स गिव दिस, लेट्स गिव दिस ए, लेट्स गिव दिस नेम ए. अब सर इस ए इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे इन प्लेस ऑफ डेल्टा एस. डेल्टा एस के बदले हम क्या लिख देंगे? डेल्टा एस के बदले हम लिख देंगे डेल्टा वाई माइनस सी. हम क्या लिख देंगे? डेल्टा वाई माइनस सी.
अब सर, अब ये तो बेसिक मैथ्स, ये क्या है, अब ये है बेसिक मैथ्स। अब दिख रहा है हमें दैट डिनोमिनेटर कॉमन है, ठीक है, तो इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। फिर ये कट गया, ये हो गया 1। अब ये वाला देखिए, ये वाला फैक्टर कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये क्या है, ये है एमपीसी। सो योर एनपीएस becomes what? The NPS becomes 1 minus MPC. So MPS plus MPC is equal to 1. ये क्या किया हमने, एक डेरिवेशन, एक क्या किया डेरिवेशन। अब ये क्यों काम आएगा, ये काम हमें इस तरीके से आएगा, अगर हमें क्या बोला है सर, हमें बोला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर निकालिए, एंड फॉर दैट हमें एमपीसी की जरूरत पड़ी, ठीक है, एमपीसी की जरूरत पड़ी, बट राइट, उसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एमपीसी की। अब एमपीसी नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दे दिया है, एमपीएस दे दिया हुआ है। So can we calculate MPC using this equation? Yes, we can always calculate using this equation, right? इसे क्या करें, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या फिर नोट कर लें। अगर नोट हो गया है, स्क्रीनशॉट हो गया है, तो आप बता दीजिए, हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डन, डन, वेरी गुड। चलिए, अब अब हमने सर कंजम्पशन कंजम्पशन फंक्शन देख लिया। अभी तक एग्रीगेट डिमांड का पहला कंपोनेंट हो चुका है, दैट इज कंजम्पशन। दूसरा कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट। नाउ इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट इज addition to the capital stock. It is what, it is addition to the capital stock. All right, it is what, it is addition to the capital stock. Now फिर इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, इन्वेस्टमेंट भी एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करता। इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन various aspects such as credit availability, such as credit availability, the interest rate prevailing in the market. ऑलराइट, तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पे क्या, जिस पे हमारा इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। इट इज नॉट जस्ट इनकम, ऑलराइट, so that's why we only look at the autonomous investment. For ease we just look at autonomous investment, right? So हमारा investment function is simply I bar. It is simply what, it is simply I bar, right? Why only autonomous, because investment is not only dependent on the level of income, but सर ये और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका क्रेडिट अवेलेबिलिटी, आपका इंटरेस्ट रेट, राइट। चलिए, गुड मॉर्निंग अनमोल, गुड मॉर्निंग बेटा। सो हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्यारा, क्या सर, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, that is represented by I bar. अब what do you mean by autonomous investment? Simply same as autonomous consumption, that autonomous investment
autonomous investment will not be dependent on the level of income. That is, this level of investment is independent of what? It is independent of the level of income, right? चलिए, now now आ जाते हैं इक्विलिब्रियम निकालने के ऊपर, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड देख लिया, एग्रीगेट डिमांड देख लिया हमने, ठीक है सर। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स, उसमें से 2 काम के थे, ये 2 काम के थे, ये 2 नहीं थे। व्हाई? बिकॉज वी आर इन व्हाट? सिंप्लीफाइड क्लोज्ड इकोनॉमी, राइट। बट एग्जाम में अगर पूछा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आपने चारों के बारे में लिखना है, ठीक है। आपने चारों के बारे में लिखना है। नाउ नाउ एक ये सुंदर सा टेबल है, एक ये सुंदर सा टेबल है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जिसके थ्रू हम हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व लाइन निकालेंगे, राइट। तो देखिए, वी हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, वाई 0 10 20 30 40 50 60, राइट। आई वुड रिकमेंड कि गाइस आप लोग क्या करें, फुल स्क्रीन कर लीजिए, बिकॉज छोटे स्क्रीन में तो मुश्किल जाएगा, ऑलराइट। सो our level of income 0 10 20 30 40 50 60, alright। We have different level of consumption and investment at different level of income. अब जब लेवल ऑफ इनकम 0 है, तब भी क्या हो रहा है, तब भी कंजम्पशन हो रहा है और तब भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तब भी क्या हो रहा है, तब भी कंजम्पशन हो रहा है और क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये चीज ये चीज ये चीज हमने पढ़ी, कुछ देर पहले ही पढ़ी, that even when level level of income is 0, some amount of consumption and investment is going to take place. Very good. Tech tech technedium, very good बेटा। ये कौन सा है, this level of consumption and investment, ये क्या है, autonomous। ये कौन से नेचर का है, ये है autonomous consumption, autonomous investment, because these are irrelevant, ठीक है। these are irrelevant to what, the level of income, these are independent, so हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलिए, एग्रीगेट डिमांड बोलिए, कितना हो गया सर, 4 + 4 8। नाउ व्हेन योर लेवल ऑफ इनकम rises to 10, your consumption expenditure rises to 12, राइट। कितना बढ़ा, 8 से बढ़ा, कितना, 8 से। योर इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाई, बिकॉज हमने असम्पशन लिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, ऑटोनॉमस। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमस है, राइट। ऐसे ही on every level of income, you have different consumptions and investments, and by adding up we get what, we get our aggregate demand, ठीक है। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट क्या देता है हमें, देता है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, ये चीज क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
If this is clear, what we'll do, we'll move forward, guys. Right. Now, now एक चीज आप और देख सकते हैं इसमें, जो हम कंजम्पशन फंक्शन जो देख रहे थे, कंजम्पशन फंक्शन जो था, राइट, उससे आप इन एक्शन देखिए। इन एक्शन ऑटोनॉमस क्या है? ऑटोनॉमस क्या है? 4 4। सो हमारा इंड्यूस्ड कितना हो गया सर? एट लेवल 10 हमारा इंड्यूस कितना हो गया सर? सिंपली 4 माइनस कर दीजिए 12 में से। इंड्यूस्ड इज हाउ मच? 8, राइट। अब इंड्यूस्ड निकला कैसे? इंड्यूस्ड निकला कैसे? हमने निकाला एमपीसी, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, राइट। 12 minus 4 by what? By 10. That is what? 8 by 10. कितना होता है? 0.8. 0.8 into 10 कितना होता है? 8, राइट। सो आपका देखिए 12 में से 8 is induced and 4 is autonomous। ये हमने सॉल्व करके भी प्रूव कर दिया, राइट। चलिए, अब एग्रीगेट डिमांड तो निकाल ली। क्या निकाल ली? एग्रीगेट डिमांड तो निकाल ली। अब निकालनी है भैया एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। ये रहा एग्रीगेट डिमांड का कर्व, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ऑलराइट, चलिए नाउ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई देखिए, एक बार रीड करेंगे, रीड करने पे ही आपको समझ जाएगा व्हाट इज इट। बहुत ही सिंपल है एग्रीगेट सप्लाई। इट refers to the sum total of goods and services produced in an economy during a certain period। ओ हो सर, एक बार और रिपीट करिए। इट इज व्हाट? It is the sum total of goods and services। It is a sum total। It is aggregate sum total। वही क्या बोल सकता हूँ? It is aggregate of the goods and services produced। Sir, it is the aggregate output of goods and services। Oh, sir, ये जो आप अभी बोल रहे हो, ये सुना सुना सा लग रहा है। The aggregate output of goods and services produced in an economy during a financial year, during a certain period। ये तो हमारी नेशनल इनकम होती है सर। तो क्या हमारा एग्रीगेट सप्लाई हमारा नेशनल इनकम है, यानी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है? हाँ जी, यस। योर एग्रीगेट सप्लाई इज व्हाट? इट इज योर एनएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट, योर नेशनल इनकम। Thus, aggregate supply is the aggregate cost of producing the output, which goes to the factors as income in form of wages, rent, interest, and profits। The producer must receive the cost of producing the output in the economy, right? Now, हमने एक चीज एस्टैब्लिश कर दी अब, that your aggregate supply is your income। इकोनॉमी की इनकम ही क्या है? एग्रीगेट सप्लाई है, राइट। ये अजम्पशन एक अजम्पशन के थ्रू आ रहा है। एक अजम्पशन के थ्रू हमें पता चला है, दैट इज व्हाट नो लीकेज सिस्टम। दैट इज व्हाट नो लीकेज सिस्टम। चलिए, now if that is the case, if your aggregate supply is equal to your income, ठीक। सो इनकम के दो कंपोनेंट्स रहते हैं गाइस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो क्या मैं एग्रीगेट सप्लाई में भी बोल सकता हूँ इट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग्स? है कि नहीं? यस यस। सो बेस्ड ऑन दिस हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे एग्रीगेट सप्लाई का टेबल। बेस्ड ऑन दिस हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे एग्रीगेट सप्लाई का, राइट। ठीक है, देखिए
अब हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। पूजा, हाउ सर? पीएस। देखिए देखिए हमने क्या बोला? एग्रीगेट सप्लाई इज आर एग्रीगेट सप्लाई क्या है? हमारा एग्रीगेट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। अब एग्रीगेट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी को ही हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। वही हमारी इनकम है। इनकम के दो कंपोनेंट्स रहते हैं, इधर इनकम में से आप कंज्यूम करते हैं, इधर सेव करते हैं। अगर ये बात है अगर ये बात है तो क्या यही एप्लीकेबल होगा एग्रीगेट सप्लाई के लिए भी? एग्रीगेट सप्लाई में भी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, सिंपल। ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स, 10, 20, 30, 40, 50, 60, right? And we have consumption, expenditure and savings on each level of income. On each level of income, right? When your level of income is zero, you are consuming something. ये क्या है? ये है ऑटोनॉमस। अब हमने क्या बोला था? जब ऑटोनॉमस के बारे में पढ़ रहे थे, हमने क्या बोला था? भाई अगर ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो रहा है तो we will have to borrow or we will have to use up our savings। यहाँ पे देखिए सेविंग्स कितनी है? -20। सेविंग्स कितनी है गाइस? -20। And what is your aggregate supply? Zero। What is our aggregate supply? It is zero। right? ऐसे ही हर एक लेवल ऑफ इनकम पे हम क्या निकालेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। बट मजेदार चीज तो ये है कि लेवल ऑफ इनकम is equal to aggregate supply, so both will be full, right? इसका इसका ग्राफ would be a 45 degrees angle। It will be a 45 degrees angle, a line passing through origin making a 45 degrees angle, right? ये क्या है? ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। ये किसका ग्राफ है? ये है एग्रीगेट सप्लाई का। अब जब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों आ चुके हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं? तो हम निकाल सकते हैं हमारा इक्विलिब्रियम। तो हम क्या निकाल सकते हैं? तो हम निकाल सकते हैं हमारा इक्विलिब्रियम, राइट? सो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, क्या बोला हमने? द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम is that level where your aggregate demand is equal to your aggregate supply। Is that where your aggregate demand is equal to your aggregate supply, right? तो हमारी लेवल ऑफ इनकम लिख लेते हैं टेबल में। हमने जो एग्रीगेट डिमांड निकाली थी वो जॉट डाउन कर लेते हैं एंड हमारा एग्रीगेट सप्लाई। सर दोनों को लिखने के बाद ये टेबल मिला। अब ये टेबल पे हम एक ऐसा लेवल ढूंढते हैं जहां पे AD is equal to AS। जब ये होगा इसके करस्पॉन्डिंग की जो इनकम रहेगी दैट विल बी आर इक्विलिब्रियम इनकम। इसके करस्पॉन्डिंग जो इनकम रहेगी दैट वुड बी आर इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं कि भाई कौन से लेवल पे दोनों चीज सेम हो रही है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू व्हाट? सप्लाई। सर 2020 2020 नहीं, 0 20 नहीं, 25 10 नहीं, 30 20 नहीं, 35 30 नहीं, 40 and 40। oh sir at this level aggregate demand is equal to our aggregate supply and देखिए it is what? which level? sir 40। ये सारे क्रोज में है, छोटी बात नहीं करेंगे, क्रोज में फिगर्स में, ठीक है? So when your level of income is 40 crores, your aggregate demand
is 40 and your aggregate supply is 40. अब ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों दोनों लाइंस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की इंटरसेक्ट हो रही है. दिस लेवल ऑफ इनकम योर इक्विलिब्रियम, ठीक है क्या, योर इक्विलिब्रियम इज दैट level where your aggregate demand intersects with what, intersects with aggregate supply. All right, it is seen in the table that aggregate demand is equal to aggregate supply when the level of income is 40 crores. This is the equilibrium level of income. It is also known as level of effective demand. All right, देखिए ये क्या है. So this line which is making a 45 degrees angle, this is what, this is an aggregate supply. ये क्या है, ये है हमारा aggregate supply. Agreed, agreed, yes sir, agreed. Now, so this is what, this is our aggregate demand. This is what, this is our aggregate demand. जहाँ पे भैया ये दोनों इंटरसेक्ट किए, that is our equilibrium income. अब equilibrium income का मतलब ये क्या है, sir, a level of income where your aggregate demand is equal to your aggregate supply. All right guys, ये चीज क्लियर है. चलिए, now the movement towards equilibrium is mostly via changes in inventory inducing changes in production and income. Now equilibrium attain करना mostly किसके through होता है, through changes in inventory. Okay, to changes in inventory. If the current output exceeds the equilibrium, inventories accumulate, encouraging business to cut back. अगर क्या हो रहा है सर, करंट आउटपुट क्या हो रहा है, करंट आउटपुट बहुत ज्यादा है, तो बिजनेसेस क्या करेंगे, बिजनेसेस अपना प्रोडक्शन कट डाउन कर लेंगे, प्रोडक्शन कट डाउन करेंगे और सर it will bring back the economy to equilibrium. Similarly, अगर प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, किससे, आउटपुट से. सो सो क्या करेंगे प्रोड्यूसर्स, और प्रोडक्शन करेंगे एंड दे विल मीट द इक्विलिब्रियम. ठीक है. हाँ, अब हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है. सेकेंड चीज, अब दूसरी चीज, इक्विलिब्रियम निकालना देख लिया सर, कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई कंपोनेंट सब देख लिया, मेजॉरिटी चीज हो गई है, मेजॉरिटी चीज हो गई. अब अब देखना ये है कि कौन कौन सी चीजों से हमारा इक्विलिब्रियम इफेक्ट होता है, कौन कौन सी चीजों से हमारा इक्विलिब्रियम इफेक्ट होता है. ऑलराइट, चलिए. We have seen that equilibrium level of income depends on the aggregate demand. Right? Thus, if aggregate demand changes, the equilibrium will also change. Now, this can happen. Changes in what? Changes in aggregate demand can happen due to two reasons: change in consumption and investment. अब consumption भी दो टाइप से चेंज हो सकता है, change in autonomous और change in induced consumption. Change in investment हमने क्या ऑटोनॉमस अज्यूम करके चला था, ठीक है, बिकॉज एक ही चीज पे डिपेंड नहीं करता है और बहुत सारी चीजों पे. सो अगर हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी चेंज होता है तो हमारा क्या चेंज होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड चेंज होगा, एंड अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज होगा तो हमारा हमारा इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा. क्या चेंज होगा, हमारा इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा. और चलिए इसको हम एक ग्राफिकल
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. Suppose suppose this is our original equilibrium. Suppose this is our original equilibrium. Right now, there is change in there is change in what? There is change in, let's say, induced consumption. There is change in what? There is change in induced consumption. अब induced consumption क्या हो रहा है? Induced consumption बढ़ रहा है. क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. So what would be the effect on our aggregate demand? ये कह रहा है aggregate supply. हमारा aggregate demand will become more steep. And it will intersect the aggregate supply on a higher point, giving us a new equilibrium E1, giving us a new equilibrium E1. ठीक है सर, ये और स्टीप क्यों हुआ? देखिए पहले जहां पे हमारा इक्विलिब्रियम समवेयर यहाँ था, अब let's say if this was our old aggregate demand. ठीक है सर, अभी शिफ्ट क्यों किया एंड वाई एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं? एक ही पॉइंट से इसलिए निकल रहे बिकॉज ऑटोनॉमस एलिमेंट इज सेम. Autonomous element is same, only induced is changing and induced is increasing. So हमारा हमारा क्या सर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है. ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है. सो हमारा एग्रीगेट डिमांड विल बिकम मोर स्टीप. राइट, दैट्स व्हाई we have a new equilibrium income. At this point, our aggregate demand is equal to aggregate supply. Right now, अब दूसरा चेंज किसके कारण होगा? दूसरा चेंज ऑटोनॉमस एलिमेंट्स के कारण होगा. कोई भी एक ले सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं, be it autonomous consumption or autonomous investment. Let's take autonomous investment for now. ठीक है, तो autonomous investment क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. थोड़ा सा slanting. हाँ जी, तो बड़ी होगी बट कोई बात नहीं. ये क्या है? ये है हमारा aggregate demand. This is what? This is a new equilibrium level. देखिए पहले हमारा कहाँ से जा रहा था? सब पहले इधर से जा रहा था. पहले कहाँ से जा रहा था? पहले फिर ये था हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन. अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन बढ़ के हो गया. सो नाउ अ न्यू starting point is B. Is what is B, and when our new starting point is B, हमारा aggregate demand will make a parallel shift. ठीक है, ये shift कैसा रहेगा? This shift will be a parallel shift. This will be a parallel shift.
All right, this shift will be a parallel shift. क्या ये चीज क्लियर है? ये क्या थे गाइस? ये थे changes in our equilibrium due to changes in what? Due to changes in our aggregate demand. ठीक है ना? सर एक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लायर का. कॉन्सेप्ट किसका है? मल्टीप्लायर का. हाँ, all the increase in income does not go to increase consumption at the rate which income increases. वापस से, जितनी इनकम बढ़ रही है, जितनी तेजी से इनकम बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से कंजम्पशन बढ़ेगा. जरूरी नहीं. ठीक है. As a result, a gap is created between the income and the consumption, which must be fulfilled by making additional investment. Keynes believed that the initial increase in investment will increase the final income by many times. Thus, investment multiplier shows the relationship between an initial increase in investment and final increase in aggregate demand. In other words, it is, sir, multiplier, investment multiplier, it is what? It is the ratio expressing quantitative relation between the final increase in national income and the increase in investment. Simple. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज व्हाट? सर हमारी इनकम बढ़ने से हमारा हमारा इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ रहा है. ठीक है. कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे सर? सर इट विल बी सिंपली योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की इज सिंपली हमारा इन्वेस्टमेंट करने से इनकम कितनी बढ़ रही है. what is what is what is that level of income which increases when we increase what? When we increase our investment. कैसे निकलता है सर? by calculating our investment multiplier. चलो देखिए, if investment increases by 1 crore and the national income rises by 5, the multiplier is 5. Okay? This is because when investment is made, it is not only expands the income of one industry where initial investment is made, but also in other industries where products are demanded by the men employed. Right? Now, sir, what are the assumptions? MPC में कोई change नहीं है. There is no change in induced. अगर MPC change नहीं हो रहा है, so तो क्या नहीं सर हमारा ओवरऑल क्या चेंज नहीं हो रहा है? कंजम्पशन चेंज नहीं हो रहा है. देयर इज नो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. The new high level of investment is maintained long enough for completion of adjustment process. There is complete absence of government, closed economy, simplified economy. There is no time lag between receipt and its expenditure, and we are in a closed economy. ये क्या था? ये थे हमारे सिंपल assumptions इसके सम मल्टीप्लायर के. ये थे हमारे सिंपल assumptions मल्टीप्लायर के. now now गवर्नमेंट बजट क्या क्या खत्म कर लिया? हमने खत्म कर लिया. हमने खत्म कर लिया सर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम. क्या खत्म किया? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम. अब दूसरा दूसरा गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट. अब सर इसे शुरू करने से पहले अभी तक कोई भी डाउट?
कोई भी डाउट तो प्लीज नीचे चैट बॉक्स में कमेंट करें। अगर अभी तक कोई भी डाउट होगा गाइस तो क्या करें, नीचे चैट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में कोई डाउट है क्या। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में कोई डाउट है क्या? जल्दी। यस सर, ब्रेक पूजा। यस यस बेटा, ब्रेक आएगा, ब्रेक आएगा, ब्रेक आएगा। पहले ये बता दे कि कोई डाउट है क्या। गौरव नो कमेंट्स, पूजा नो। ठीक है, सो इट इज क्लियर। सर ये क्लियर हो गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम को इसके बाद मुड़ के नहीं देखना है। इसके बाद क्या मुड़ के नहीं देखना है। ऑलराइट, चलिए। गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट इज इट इज जस्ट एन receipt and expenditure. It is a statement of receipt and expenditure of what? Of government. जैसे ही आपका मेरा बजट रहता है वैसे ही गवर्नमेंट का भी क्या रहता है? बजट रहता है। गवर्नमेंट को भी क्या चलाना है? देश चलाना है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी क्या सर एक बजट बना के चलना पड़ता है। ठीक है, एंड वो बजट क्या बताता है? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ आर इकोनॉमी। ऑलराइट, सो जब जब सर रिसीट एंड एक्सपेंडिचर किसके सामने पेश करते हैं? पार्लियामेंट के सामने पेश करते हैं। ठीक है, व्हाई? बिकॉज देयर इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। There is a constitutional requirement in Article 112, in Article 112, that government needs to present a statement, or needs to present a statement which tells us the receipt and expenditure of the government. उसे हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट बजट। उसे हम क्या कहेंगे? गवर्नमेंट बजट। चलिए एक काम करते हैं, एक काम करते हैं गाइस। इसे शुरू करने से पहले इसे शुरू करने से पहले ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा फ्रेश स्टार्ट देंगे। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक कितने टाइम करेगा? ब्रेक कितने टाइम करेगा? ब्रेक कुछ भी। अभी कितना बज रहा है? अभी हो रहे हैं 10:30। तो 15 मिनट्स का ब्रेक सही है मेरे हिसाब से। 15 मिनट्स का ब्रेक सही है मेरे हिसाब से। राइट, अभी हो रहे हैं 10:30। आप लोगों से मिलेंगे आफ्टर 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट बाद वापस मुलाकात होगी। ब्रेक एंजॉय कर लीजिए एंड तैयार हो जाइए गवर्नमेंट बजट एंड किसके लिए? सर ओपन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, छोटे छोटे अच्छे चैप्टर्स है, मजा आ जाएगी। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं जल्द।
हाँ जी, चलिए, वेलकम बैक गाइस। ब्रेक हो गया है खत्म। लेट्स गेट बैक टू सीरियस बिजनेस। ऑलराइट, सो अब सिर्फ दो चैप्टर बचे छोटे छोटे। दो चैप्टर छोटे छोटे बचे हैं, फिर उसके बाद हमारा क्या, मैक्रो का पूरा मैराथन खत्म। राइट, देखिए ना, हम क्या देख रहे हैं, गवर्नमेंट बजट देख रहे हैं गाइस। There is a constitutional requirement in Article 112 to present before the Parliament a statement. स्टेटमेंट बोला है, पार्लियामेंट के सामने एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करने की नीड है। एंड वो स्टेटमेंट किसका है? एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हर साल it is a requirement, constitutional requirement in Article 112 that the government presents in front of Parliament an estimated statement of receipt and expenditure. ठीक है, इसी हम क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड ये क्या कंसिस्ट करता है, हमारा मेन बजट डॉक्यूमेंट। राइट, although the budget document relates to the receipt and expenditure of government for a particular financial year. Although what? Although the budget document relates to a particular financial year, but the effect, yeah, but the effect of it can be seen in subsequent years as well. उसका effect हमें आगे के सालों में भी दिखता है. And for that, we need to categorize our budget into two. ठीक है, हमें दो कैटेगरी में बांटना पड़ेगा किसे, हमारे बजट को। पहला रहता है रेवेन्यू एंड दूसरा रहता है कैपिटल। ठीक है, इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं, दो अलग अलग अकाउंट भी बोल सकते हो। ठीक है, यू कैन कॉल दिस टू सेपरेट अकाउंट्स, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा हमारे बजट को। नाउ देयर आर नीड फॉर टू अकाउंट्स। व्हाई? बिकॉज दो अलग अलग अकाउंट का नीड क्यों है? बिकॉज कुछ चीजें करंट ईयर को अफेक्ट कर रही है, कुछ चीजें आने वाले सालों को अफेक्ट कर रही है। दैट्स व्हाई those that relate to current financial year are included in revenue account, right? And it is called what? Revenue budget. And those that concern the asset and liability of government are recorded in the capital account. इसे हम कहेंगे capital budget, right? So to understand a government budget, we need to understand what is revenue budget and capital budget. We need to understand what is the revenue account and what is capital account. What are the components of these two accounts? What are the various components of these two accounts? तभी हम क्या समझ पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे सर व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। ऑलराइट, बढ़िया, वेरी वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक बहुत इजी था। आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को डाउट होगा। बट चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ बिफोर लुकिंग इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है गवर्नमेंट बजट का। ठीक है, व्हाट इज द रोल दैट अ गवर्नमेंट बजट प्लेज। सबसे पहला अलोकेशन फंक्शन। सबसे पहला क्या, अलोकेशन फंक्शन। Government provides certain goods and services which cannot be provided by market mechanism, that is exchange between individual consumers and producers. गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है which is which is not possible to be provided through our usual market mechanism, that is exchange between the producer and the consumers. Okay? Example of such goods are what? So national defense, goods for national defense, roads, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज एंड व्हाट नॉट। ठीक है, जो भी हमारे नेशनल डिफेंस, सब जो भी मिसाइल्स, तोप, गाड़ियां, ये सब जो बनती है नेशनल डिफेंस के लिए, गन्स, राइट, ये सब क्या है, ये सब ऐसे गुड्स है विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू मार्केट मैकेनिज्म।
these has to be provided by government. जो आपके रोड बनते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज रहते हैं, सर ये सब प्रोवाइड करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल all these goods as public goods. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं public goods. Now, to understand why public goods needs to be provided by the government, अब हमें अगर ये समझना है कि ये गवर्नमेंट ही क्यों प्रोवाइड करेंगे, we need to understand the difference between private good and public good as well. Right? Private good क्या रहता है? सर private good means your clothing, cars, food items. ठीक है? All these are what? These are private goods. Now, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? There are two differences. There are two major differences. First is the benefit of public good are available to all. So public good और private good में दो differences है, दो major differences है. पहला क्या? The benefit of public good is available to all, and it is not only restricted to one particular consumer. Now, let's take an example and understand. पहला difference. Benefit is available to all. ठीक है? Example लेंगे हम हमारे पब्लिक गार्डन का, पब्लिक पार्क जो रहते हैं ना, जो पब्लिक गार्डन्स, जो पब्लिक पार्क्स रहते हैं, क्या उसमें कोई भी आ जा सकता है? यस, कोई भी आ जा सकता है, नो रिस्ट्रिक्शंस. बट बट आपने जो क्या खरीदी है? सिनेमा की टिकट खरीदी है, मूवी टिकट, जो खरीदी है वो सिर्फ आपकी है, वो एक टिकट सिर्फ आपकी है, राइट? मूवी टिकट, तो मूवी कौन देख सकता है थिएटर में जाके? वही लोग जो मूवी टिकट खरीदेंगे. इट इज नॉट ओपन फॉर ऑल. It is restricted to only those people who goes and purchases that movie ticket, right? ये क्या है? ये एक difference है between public good and private good. This is one difference between public good and private good, that the benefit of public good is available to all. ठीक है? एक दूसरा एग्जाम्पल, रोड्स जो है, या हमारे रोड जो है, रोड पे कोई भी चल सकता है, कोई भी चल सकता है. बट वेर एज हमारा क्या, हमारी कार जो है, रोड पे जो हमारी कार चल रही है, क्या आपकी कार में कोई भी आके बैठ सकता है? नहीं. दैट इज ओनली लिमिटेड टू यू. द बेनिफिट ऑफ दैट कार इज ओनली लिमिटेड टू यू. वेर एज द बेनिफिट ऑफ द रोड which is provided by the government, it is available to all, right? It is what? It is available to all. This is one difference. This is one difference between private and public goods, right? सर यहाँ पे वो सिनेमा वाला एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे किसका? चॉकलेट वाला एग्जाम्पल दिया है, शर्ट्स वाला एग्जाम्पल दिया है, ठीक है. अब एग्जाम्पल को छोड़िए, मेन चीज, when there is consumption of private goods, that person's consumption stands in rival relation to the consumption of others. Now, you have a basket full of, let's say, muffins. You have a basket full of muffins. Now, that basket full of muffins is limited. Right? If I take out a few muffins, आपके लिए कम बचेंगे. So my consumption stands in a rival relation to your consumption. Right? अगर मैंने ज्यादा कंज्यूम कर लिया, आपके लिए कम बचेगा. Right? So private consumption, जब private consumption होता है, private goods का consumption होता है, the consumption has a rival relation with the consumption for others. But this is not the case in public goods. This is not the case in public goods. ठीक है सर? उसमें the public goods are available to all. ठीक है, there are no rival consumptions, right?
The second difference, the second difference. In case of private goods, anyone who does not pay for the goods can be excluded from enjoying the benefits. If you do not buy tickets, you will not be allowed to watch a movie. क्या? So private goods में अगर आपने क्या नहीं किया, अगर आपने पे नहीं किया, अगर आपने पे नहीं किया, so you will be excluded from enjoying the benefits. You will be excluded from enjoying the benefits. ओहो, ये क्या सर, ये क्या हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, एकदम करेक्ट सुना, एकदम करेक्ट सुना. प्राइवेट गुड का बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग उसके लिए पे करेंगे. ये बट वेर एज पब्लिक गुड का ऐसा केस नहीं है. पब्लिक गार्डन में देखिए, हमारा एग्जांपल पब्लिक गार्डन, कोई भी आ जा सकता है बिना कोई फी दिए. ठीक है, दैट्स व्हाई public goods are also called non-excludable goods. They are also called what? They are also called non-excludable goods. Right? Consumers will not voluntarily pay for what they can get for free, and for which there is no exclusive title. There is no exclusive title of property. हाँ, अगर अगर आपको ऐसी चीज प्रोवाइड करनी है लोगों को जो फ्री है, ठीक है, जो फ्री है और कोई एक्सक्लूसिव टाइटल नहीं है, तो क्या आप वो प्रोवाइड करोगे? विल द मार्केट मैकेनिज्म प्रोवाइड दैट? नो. अगर हमें क्या नहीं मिल रहा है, अगर हमें उससे पैसा भी नहीं मिल रहा है और उसका टाइटल भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो हमारी रोड रहती है, क्या आप बोल सकते हैं, क्या आप बोल सकते हैं ये मेरी रोड है? नहीं, that is not yours, and it is the use of a road is available to all, the benefit can be enjoyed to all. So because of such reasons, government को बीच में आना पड़ता है. गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन द प्रोसेस एंड प्रोवाइड सच गुड्स. ठीक है, उन गुड्स को हम क्या कहते हैं? उन गुड्स को कहते हैं पब्लिक गुड्स. गुड्स को हम कहते हैं पब्लिक गुड्स. ऑलराइट. But however, there is a difference between public provision and public production. There is difference between what? Public provision and public production. Public provision and public production में क्या difference है? Public provision means जो गवर्नमेंट बजट से, जो भी गुड्स है जो गवर्नमेंट बजट से फाइनेंस हुए हैं, जो गवर्नमेंट बजट से फाइनेंस हुए हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पब्लिक गुड्स. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोविजन. उसे कहेंगे पब्लिक प्रोविजन. वेयर एज पब्लिक प्रोडक्शन, वेयर एज व्हाट? Public production would be the goods which are produced by government undertakings, which are produced by government undertakings. ठीक है, वो क्या है? Those are public productions. ठीक है, so there is a difference between public provision and public production. Now, दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. दूसरा फंक्शन है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ये क्या बोलता है? The total national income of country goes either to private or to the government. ठीक है, इधर वो फर्म को जाएगी, फर्म एंड हाउस होल्ड को जाएगी, इधर गवर्नमेंट को जाएगी. ठीक है, अब जो प्राइवेट सेक्टर को जा रही है, जो प्राइवेट इनकम है, उसमें क्या? उसमें आपकी हाउस होल्ड की भी इनकम है. एंड हाउस होल्ड को क्या आता है? हाउस होल्ड को आता है सब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कौन इफेक्ट करता है? इसको इफेक्ट करता है टैक्स. टैक्स कलेक्शन किसका होता है? तो टैक्स कलेक्शन होता है गवर्नमेंट का. ठीक है, एंड थ्रू टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट क्या एस्टैब्लिश कर दिया है?
गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पीपल. ठीक है. देखिए, एक्सक्यूज मी. The government sector affects the personal disposable income of household by making transfers and collecting taxes. Right? It is through this the government can change the distribution of income and bring about distribution that is considered fair by the society. Okay? Through collection of taxes and through making transfers. Okay? Government can bring about a fair distribution in the society. तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन है स्टेबलाइजेशन फंक्शन. तीसरा फंक्शन है स्टेबलाइजेशन फंक्शन. Now, stabilization is very easy to understand. Stabilization is simply what? It is simply to adjust the demand and supply. To adjust what? To adjust the demand and supply of the economy. Alright? To adjust what? To adjust the demand and supply of the economy so that the income and employment levels are met. Okay? So our income and employment levels are met. Right? चल. Now, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स गवर्नमेंट बजट के जो कंपोनेंट्स थे उस पे आ जाते हैं. अब उस पे आ जाते हैं. बहुत ही इजी है. ज्यादा ज्यादा टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है. ऑलराइट. बहुत इजी है. हमने क्या बोला? गवर्नमेंट बजट इज व्हाट सर? इट इज अ स्टेटमेंट. इट इज व्हाट? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर. राइट. इट इज व्हाट? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर. नाउ अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, सो ऐसी भी कुछ इनकम एक्सपेंडिचर होगी जो भैया आने वाले सालों को भी अफेक्ट कर रही है. ऐसे भी डिसीजंस होंगे गवर्नमेंट के जो आने वाले सालों को भी अफेक्ट कर रहे हैं एंड ऐसे भी होंगे जो करंट ईयर को अफेक्ट कर रहे हैं. सो हमने क्या इसके लिए हमने क्लासिफिकेशन किया. इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने क्लासिफिकेशन किया रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में. उसी को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. अब रेवेन्यू बजट में क्या आएगा? ऑब्वियसली वी आर मोस्टली ब्रॉड ब्रॉड इस पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकम एक्सपेंस की. ठीक है. सो रेवेन्यू बजट में क्या आएंगे सर? रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. कैपिटल बजट में भी क्या आएंगे? कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. राइट. रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ से आएगी? तो टैक्स रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा रहेगा सर? इधर प्लान रहेगा या नॉन प्लान रहेगा. एक एक करके सिमिलरली कैपिटल रिसीट्स. ठीक है. कैपिटल रिसीट्स क्या होती है वो देखेंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो देखेंगे. एंड सो व्हाट इज प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे भी देखेंगे. राइट. जस्ट अ सेकंड प्लीज. हाँ जी. सो हम देखेंगे सर ये सारे कंपोनेंट्स एक एक करके. एंड फिर एक लास्ट में हम देखेंगे सर गवर्नमेंट बजट.
ठीक है, एक एक गवर्नमेंट बजट को भी देखेंगे कि कैसा होता है। हाँ, सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे रिसीट्स को। सबसे पहले किसका क्लासिफिकेशन होगा? रिसीट्स का ना। रिसीट्स रिसीट्स रेवेन्यू भी हो सकती है, कैपिटल भी हो सकती है। रिसीट्स कैसी हो सकती है गाइस? रेवेन्यू भी हो सकती है, कैपिटल भी हो सकती है। सो revenue receipts, what are revenue receipts? So revenue receipts are those receipts that do not lead to a claim on the government. सर ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट का है उस पे किसी और का हक नहीं है। They are therefore termed non-redeemable and they are divided into tax and non-tax revenues. Sir, revenue receipts किस टाइप की हो सकती है? Either tax or non-tax. Now, टैक्स रेवेन्यू क्या होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होगा? ठीक है, टैक्स रेवेन्यू वो जो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है थ्रू वेरियस फॉर्म्स। टैक्सेस कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, राइट? टैक्सेस कैन बी डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट? टैक्सेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल है आपका इनकम टैक्स, ठीक है? डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल है आपका इनकम टैक्स या आपका कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल है हमारा जीएसटी। हमारा क्या? हमारा जीएसटी, राइट? देखिए, टैक्स रेवेन्यूज इवन दो वो हमारा खर्चा है, हाउस होल्ड का खर्चा है, बट गवर्नमेंट के लिए तो इनकम है, राइट? गवर्नमेंट की रिसीट है वो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट है। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट हैज been divided into direct tax and indirect tax, right? Other direct taxes like wealth, gift, estate duty have never brought a large amount, thus has been referred as paper taxes. Simple, it's a theory. The distribution objective is sought to be achieved through progressive taxation. सर distribution कैसे होता है? Distribution function जो देखा था, कैसे लाने की कोशिश कर रहे हैं? Through progressive taxation, मतलब higher your income, higher will be the tax. The higher your income, higher will be the tax, right? Firms are taxed on proportional basis, where tax rate is particular proportion of profits. So firms के लिए, companies के लिए एक fixed fixed tax rate रहता है, whereas for individuals there are slab rates, right? With respect to excise duties, necessities of life are exempt or a tax at lower rates. Comfort and semi-luxuries are taxed at moderate level, and luxuries are heavily taxed. ये सब क्या है? These are various ways to which government can government can collect taxes and earn revenue, right? Now, non-tax revenues क्या होंगे? Non-tax revenues क्या होंगे? Non-tax revenue of central government mainly consists of interest receipt on account of loan, ठीक है? Non-tax revenue interest, इंटरेस्ट किस पे मिलता है? लोन देने पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया होगा, उस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज इनकम। जो डिविडेंड्स मिल रहे हैं या प्रॉफिट्स मिल रहे हैं किस पे? इन्वेस्टमेंट। जो भी डिविडेंड्स या प्रॉफिट्स हो रहे हैं ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर फीस या अदर रिसीट्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है? ये सब क्या है? ये सब हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यूज है। ये सब क्या है? ये सब हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू है। जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है हमें लोन पे, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लोन दिया होगा उस पे उनको इनकम मिल रहा है। इनकम किस फॉर्म में हो रही है? इंटरेस्ट के फॉर्म में हो रही है। सेकेंडली, और कहाँ से इनकम हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की? थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या होगा? डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स मिलेंगे। या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है तो उसके लिए दे वुड हैव चार्ज फीस, राइट?
और क्या हो सकता है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू? जो भी हमें हमें ग्रांट्स मिलते हैं, जो भी क्या मिलते हैं, जो भी हमें ग्रांट्स मिलते हैं, those are also what? Those are also non-tax revenues. Those are also what? Those are also non-tax revenue, right? चलिए अब रेवेन्यू रिसीट्स का क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है? नाउ लेट्स लुक एट कैपिटल रिसीट्स का क्लासिफिकेशन, राइट? नाउ लेट्स लुक एट क्लास कैपिटल रिसीट्स का क्लासिफिकेशन. नाउ द गवर्नमेंट, देखिए क्या बोला है, द गवर्नमेंट ऑल्सो रिसीव्स मनी बाय वे ऑफ लोन और फ्रॉम सेल ऑफ एसेट. गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा मिल सकता है? इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रिसीट. अगर लोन लिया तो पैसा आएगा या फिर एसेट बेचा तो पैसा आएगा. ये दोनों क्या है? कैपिटल नेचर के है, राइट? लोन विल हैव टू बी रिटर्न्ड, दैट्स व्हाई दे क्रिएट अ लायबिलिटी. क्या? लोन विल हैव टू बी रिटर्न्ड, दैट्स व्हाई दे क्रिएट अ लायबिलिटी, राइट? सो कैपिटल रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स. कैपिटल रिसीट दो टाइप की होती है. एक होती है डेट क्रिएटिंग, एक होती है नॉन डेट क्रिएटिंग, राइट? कैपिटल रिसीट्स दो टाइप की होती है, डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट क्रिएटिंग. ऑलराइट, सो डेट क्रिएटिंग वो हुई which leads to a claim. ठीक है? एग्जाम्पल लोन. सर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, डेट क्रिएट हो गया. नॉन डेट क्रिएटिंग क्या है? सर ऐसे रिसीट जिससे क्या नहीं हो रहा, जिससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, सेल ऑफ एसेट. ऑलराइट, चलिए. All those receipts of government which creates liability or reduces financial assets are termed as capital receipts. एक अलग तरीका सेम चीज को बोलने का. When government takes fresh loan, it will mean that in future these loans will have to be returned and interest will have to be paid. Similarly, when government sells an asset, then it means that in future its earning from that asset will disappear. ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स. अब आते हैं क्लासिफिकेशन, सॉरी गाइस, वेरी सॉरी. सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? सब्जी वाला आ गया हमारे लेक्चर के बीच में है. सब्जी वाला आ गया यार हमारे लेक्चर के बीच में, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया. चलिए अभी हमने क्या रिसीट्स को क्लासिफाई कर दिया, अब एक्सपेंडिचर को भी क्लासिफाई कर लेते हैं. एक्सपेंडिचर भी अब कैसा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर भी कैसा रहेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is expenditure incurred for purpose other than creation of physical or financial asset. It is what? It is that expenditure which is incurred for purpose other than creation of asset. Asset can be physical or financial. Okay? It relates to those expenses incurred for normal functioning of government departments. Alright. सर रेवेन्यू एक्सपेंस क्या रहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस हमारे वो एक्सपेंस है जो हमारे डे टू डे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की वर्किंग के लिए जरूरी है. ठीक है? या फिर अगर हमने लोन लिया है उसका पेमेंट, ठीक है, लोन का पेमेंट, दैट इज व्हाट? दैट इज आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. या फिर अगर हमने ग्रांट दिया है किसे? टू द स्टेट गवर्नमेंट और टू अदर पार्टीज, that is what? That is also a revenue expenditure. That is also what? That is also a revenue expenditure, right?
Budget documents classifies total expenditure into planned and non-planned, right? जो हमारा expenditure रहता है, total expenditure that is planned and non-planned. Now, what is planned and non-planned? सर ये differentiation क्या है? According to this classification, planned revenue expenditure relates to the central plan. यानी हमारी पंचवर्षीय योजना, जो भी expenses हमारे सेंट्रल प्लान में इंक्लूडेड है वो, या फिर जो सेंट्रल असिस्टेंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस ग्रांट्स दे रही है किसे, टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, those are what, those are planned revenue expenditures. Those are planned revenue expenditures, correct? Apart from this, the majority of the expense is non-planned expenditure. Okay? The non-planned expenditure, the more important component, covers a vast range of general, economic, and social services of the government. The main items of non-planned expenditures include interest payments, defense services, and salaries and pensions. Right? Non-planned expenditure, non-planned expenditure is the main component of our government expenditure. Right? So, our total expenditure can be divided into planned and non-planned expenditures. प्लान एक्सपेंडिचर्स क्या है सर? ये वो एक्सपेंडिचर्स है जो हमारे 5 ईयर प्लान में इंक्लूडेड है, जो हमने असिस्टेंस दिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने असिस्टेंस दिया है, किसे किसे दिया है, टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. Whereas non-plan expenditures are the majority of the expenditure which the government does on regular basis. All right, just a second, guys. डिस्टर्बेंस काफी हो रहा है, जस्ट इसको. चलिए, सो थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा क्या हो जा रहा है ना सर, आसपास के डॉग्स थोड़ा हल्ला कर रहे हैं, थोड़ा बेयर करना पड़ेगा. कोई अनजान व्यक्ति शायद आ चुका है, कोई बात नहीं, कोई बात. So, non-plan expenditure is mostly the majority of the government expenditure. ठीक है, जो डे टू डे खर्चे हैं गवर्नमेंट के, दोज आर नॉन प्लान. अगर मैं आपको सिंपल तरीके में समझाऊं तो जो गवर्नमेंट के डे टू डे एक्सपेंसेस है, दोज आर नॉन प्लान. राइट? ये क्या थे? ये थे रेवेन्यू एक्सपेंसेस. ये क्या थे? ये थे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस. इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंस एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स है. राइट? नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर? There are expenditures of government which results in creation of physical and financial assets or reduction in financial liability. ऐसे खर्चों को हम क्या बोलेंगे? ऐसे खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे. जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंस कर रही है, ठीक है, जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंस कर रही है, किस पे? ऑन क्रिएशन ऑफ एसेट. एसेट कैन बी ऑफ एनी टाइप. Asset can be of any type, either financial or physical. Or if government is expending on paying out the loan, then it is called as capital expenditure. Okay. Capital expenditure includes expenditure done on acquisition of land, building, machinery, equipments, investments, loans, and advances by central government to UTs. Okay. Same as revenue expenditure, capital expenditure is also planned and non-planned. Planned capital expenditure, like its revenue counterparts, relates to the central plan and central assistance. Non-planned capital expenditure covers various general, social, and economic services provided by the government. Right? Now हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया components, गवर्नमेंट बजट के components.
राइट। अब देखते हैं सर वेरियस बैलेंसेस। अब क्या देखना है, गवर्नमेंट बजट के बैलेंसेस। अब गवर्नमेंट बजट, तीन टाइप के बैलेंसेस हो सकते हैं गवर्नमेंट बजट में। तीन तीन टाइप के बैलेंसेस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है गवर्नमेंट में स्पेंड इक्वल अमाउंट, जितना वो अर्न कर रहा है उतना ही खर्च कर दे, या फिर कम खर्च करे जिससे उसके पास सरप्लस बचे, या फिर ज्यादा खर्च कर दे जिससे उसके पास क्या है, डेफिसिट। क्या है डेफिसिट, राइट। तो देख, the government may spend an amount equal to the revenue it collects. This means we have a balanced budget. If it needs to incur high expenditure, it will have to raise so as to keep the budget balanced. But when the tax collection exceeds the required expenditure, we have a surplus budget. However, the most common feature in this situation is when expenditure exceeds revenue, and that is called a budget deficit. All right. Now, सर इसे हम बहुत सरल से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तीन सिचुएशन है, बैलेंस्ड budget can have these three balances. Budget can be balanced, it can have a surplus, or it can have a deficit. Right? आपकी जेब में, आपकी जेब में कितने थे सर, 100 रुपए। आपकी जेब में 100 रुपए थे। आप एक प्रोडक्ट लेने गए, वो प्रोडक्ट भी कितने का था, 100 रुपए का। सर लेन देन इक्वल हो गया, लेन देन इक्वल हो गया, आपकी जेब में कुछ नहीं बचा, सब सब इक्वल है, एवरीथिंग इज ऑन पार्ट। बट अभी भी आपकी जेब में 100 रुपए ही है, बट जो हमारा प्रोडक्ट एक्स था, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स जो था वो सपोज 80 रुपीज का है, आपके पास कितने बच गए, 20। 20 क्या है, ये आपकी कमाई है, ये आपका सरप्लस है। ये क्या हो गया, ये हमारा सरप्लस हो गया। आपके जेब में 100 रुपए थे, आपने खर्च कितना किया, सिर्फ 80। आपके जेब में बच कितना गया, 20। वो 20 क्या है, वो 20 आपका सरप्लस है। क्या आप ये आपके जाके मम्मी को वापस करोगे, नहीं, वो आपका सरप्लस है। राइट नाउ, ये डिसाइड कर लो कौन है, ये मैं तो नहीं हूँ, ये मैं तो नहीं हूँ, ये डिसाइड कर लेना आप लोग कौन है। आपके जेब में अभी भी कितने, 100 ही है, अभी भी 100 रुपए है, बट हमारा प्रोडक्ट एक्स जो है वो कितने का हो गया, वो हो गया 150 का। वो कितने का हो गया, 150 हुआ। अब आपके पास शॉर्टफॉल कितने का है, 50। आपके पास शॉर्टफॉल कितने का है गाइस, 50। राइट, व्हेन यू हैव अ शॉर्टफॉल, आपको, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, आपके पास इतना पैसा कम है, आपके पास इतना पैसा कम है। अब ये जो पैसा कम है, इधर इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको कहीं से लोन लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इधर उधारी उठाना पड़ेगा, या फिर सेविंग्स यूटिलाइज करनी पड़ेगी। या सर उधारी या सेविंग्स, ठीक है। चलिए ये थे बेसिक बैलेंसेस। अब समझने के हिसाब से तो समझ लिए बैलेंस, बैलेंस बजट में
receipts is equal to expense, surplus में receipts are more than expense, and deficit में receipts are less than expense. clear? अब सर ये है एक एक्चुअल गवर्नमेंट का रिसीट एंड एक्सपेंडिचर कौन से साल का है? 2018-19. कौन से साल का है गाइस? 2018-19, राइट? रेवेन्यू रिसीट्स देखे थे हमने, जो जो चीज पड़ी है वो चीज इसमें है, जो चीज पड़ी थे वो चीज इसमें है. The revenue receipts, tax and non-tax. So revenue expenditure, interest payment, subsidies, defense. क्या निकला? रेवेन्यू डेफिसिट. क्या निकला? हमारा डेफिसिट निकला. फिर क्या थे? कैपिटल रिसीट्स थे, लोन का रिकवरी, ठीक है, रिसीट्स थ्रू डाइवेस्टमेंट, या फिर आपने क्या ली? बोरोइंग्स. ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? नॉन डेट क्रिएटिंग. ये क्या है? ये है डेट क्रिएटिंग. ये किस टाइप की कैपिटल रिसीट है? बोरोइंग किस टाइप की कैपिटल रिसीट है? डेट क्रिएटिंग. Then you have what? Then you have some capital expenditure. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस टाइप का होता है? सर इधर आप लोन पे ऑफ कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो सर? आप कैपिटल एसेट्स खरीद रहे हो, फाइनेंशियल और फिजिकल. सो क्या हम whenever we are measuring deficit, ठीक है, whenever we are measuring deficit, क्या हम ऐसे रिसीट्स को इंक्लूड करेंगे जिस पे क्लेम हो? नहीं. That's why we do not include what? Debt creating receipts. We only include non-debt creating receipts. Non-debt creating receipts कौन सी होगी सर? The revenue receipts, ठीक है, plus the 4A and 4B. These are what? These are non-debt creating receipts. And your total expenditure is what? Your total expenditure is the revenue expenses plus your capital expenses. When you compare, आपको क्या मिलेगा? You will either have a surplus or a deficit. हमें क्या मिला? हमें मिला था एक डेफिसिट. ओके, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फिस्कल डेफिसिट. इसके पहले भी एक डेफिसिट आया था. कौन सा था? रेवेन्यू डेफिसिट. इसके पहले भी एक डेफिसिट था, वो क्या था? रेवेन्यू डेफिसिट. अभी क्या मिला? फिस्कल डेफिसिट. अभी क्या मिला हमें? अभी मिला फिस्कल डेफिसिट, राइट? एंड देन हमने क्या निकाला? हमने निकाला प्राइमरी डेफिसिट. ऑलराइट. अब सर ये सब क्या है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट निकाला, प्राइमरी डेफिसिट निकाला, एंड एक और क्या निकाल लिया था? रेवेन्यू डेफिसिट. ये एंड लास्ट में प्राइमरी. सर ये तीनों क्या है? दीज आर वेरियस मेजर्स फॉर मेजरिंग डेफिसिट. Revenue deficit, fiscal deficit, and primary deficit. These are the various measures to measure our deficit. Revenue deficit is what? Revenue deficit comes when our receipts are less than an expenditure. Revenue deficit आएगा जब हमारी revenue receipts are less than our revenue expense. Right? The revenue deficit only includes such transactions that affect the current income and expense. ये देखा हुआ है. When the government incurs a revenue deficit, it implies that the government is saving and is using up the savings of other sectors of economy to finance a part of consumption expenditure. Right? अगर deficit है मतलब government क्या ज़्यादा कर रही है? Government expense ज़्यादा कर रही है. And अगर expense ज़्यादा कर रही है, that means that it is using up the savings. This situation means that government will have to borrow not only to finance its investment but also its consumption expenditure.
This will lead to building up of debt and interest liability and force the government eventually to cut down expenditure. Since a major part of revenue expense is committed, it cannot be reduced. Often, the government reduces productive capital expenditure or welfare expenditure. This brings out an adverse welfare implication. Okay? अब fiscal deficit क्या है? So fiscal deficit is your overall deficit. Fiscal deficit is what? It is your overall deficit. Overall government कितने पानी में है? Overall गवर्नमेंट कितने पानी में है ये किससे पता चलेगा? ये चलेगा हमें फिस्कल डेफिसिट के थ्रू. ये किससे पता चलेगा? थ्रू फिस्कल डेफिसिट. ठीक. एंड फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते टाइम वी डू नॉट इंक्लूड डेट क्रिएटिंग रिसीट्स. व्हाई वी डू नॉट इंक्लूड डेट क्रिएटिंग रिसीट्स? बिकॉज उस पे हमारा हक नहीं है. इट इज क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी. Right? So we only compare our total expense with our non-debt creating receipts and our capital and our revenue receipts. We only include non-debt creating capital receipts and revenue receipts while calculating our gross fiscal deficit. Okay? Gross fiscal deficit is calculated to know what is the total deficit of the economy. Okay? So, जो total deficit है, ठीक है, ये कैसे इतना पैसा भी हमें कम पड़ रहा है. इतना पैसा क्या हो रहा है? कम पड़ रहा है. अगर पैसा कम पड़ रहा है, जैसे वापस जाइए, जब हमने एग्जाम्पल देखा था डेफिसिट वाला, हमने क्या बोला था? हमें बोरो करना पड़ेगा. So the fiscal deficit will have to be financed through the borrowing. Thus, it indicates the total borrowing requirement of the government. Gross fiscal deficit also indicates what? It also indicates the total borrowing requirement of the government. Right? So, gross fiscal deficit can also be calculated by adding up net borrowings from home, borrowings from RBI, and borrowings from abroad. Right? Now, last measure क्या था? Primary deficit. Primary deficit. देखिए, so we must note that the borrowing requirement of government includes interest obligation. The goal of measuring primary deficit is to focus on present fiscal imbalance. So primary deficit निकालते क्यों है? सर अभी केस में, सर अभी देश चलाने के लिए कितना खर्चा, ठीक है, कितना एक्सेस का खर्चा हो रहा है, वो पता करना है. इंटरेस्ट तो किसके कारण आ रहा है? लोन के कारण आ रहा है. ठीक है. To obtain an estimate of borrowings on account of current expenditures exceeding revenues, we need to calculate primary deficit. So, primary deficit is simply sir वो expense जो actual में हमें होगा, जो actual में deficit होगा to run the country. ठीक है. Because interest is what? Interest किसके कारण आ रहा है? से interest लोन के कारण आ रहा है, वो इकोनॉमी चलाने के लिए नहीं है. So हमें क्या? So we have to reduce what? Interest liabilities from our fiscal deficit, and when we do so हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है हमारा primary deficit. हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है हमारा primary deficit. So ये तीनों क्या थे सर? revenue deficit, primary deficit and fiscal deficit. ये सब क्या थे? ये सब हमारे measures थे. These are the measures for measuring the deficit. Alright, चलिए सर, यहाँ पे क्या खत्म होता है? यहाँ पे खत्म होता है गवर्नमेंट बजट. यहाँ पे अब क्या खत्म हुआ? यहाँ पे खत्म हुआ गवर्नमेंट बजट. अब हमारे मैराथन का आखिरी खिलाड़ी, ओपन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट.
बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। काम करते हैं, एक एक 5 मिनट्स का ब्रेक। ठीक, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। तब तक क्या करें, तब तक आप भी पानी पी लीजिए, रिवाइव कर लीजिए, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर नाउ, राइट। चलिए, 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट ब्रेक। कम ऑन, जल्दी आ जाइएगा वापस, आपका इंतजार रहेगा। 5 मिनट्स ब्रेक।
चलिए हो गए 5 मिनट, शुरू करेंगे ना। हाँ, मोटिव क्या है ये चैप्टर का? मोटिव क्या है ये चैप्टर का कि हमें पता कराना है व्हाट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट पता करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि भाई फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ठीक है, फॉरेन ट्रेड कैसे होता है, फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है। उसके पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये सब करने के लिए इकोनॉमी कौन से स्टेट में होनी चाहिए, राइट। बिगर पिक्चर बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्मॉलर पिक्चर्स पहले इकोनॉमी कौन से स्टेट में आए ताकि वी कैन डू व्हाट फॉरेन ट्रेड। चलो now an open economy is one which interacts with other countries। अभी तक हमने क्या बोला है गाइस? अभी तक हमने बोला है दैट our economy is what? A closed economy, but we don't want a closed economy, we want an open economy, right? तभी हम क्या कर पाएंगे? एक्सटर्नल ट्रेड, तभी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। So far we had not considered this aspect and just limited to a closed economy in which there are no linkage with the rest of the world। And modern society में modern economies are all open economies। Now हमारा assumption में क्या था सर? हम assumption में क्या कर रहे थे? Simplified closed economy। We don't need this now, we don't need this now, we need what? We need an economy which can do what? Which can do foreign trade। ये नहीं कर सकती, इसके लिए क्या लगेगा? इसके लिए लगेगा ओपन इकोनॉमी। इसके लिए क्या लगेगा? इसके लिए लगेगा एक ओपन इकोनॉमी, राइट। नाउ व्हाट आर द वेरियस चैनल्स जिसके थ्रू a closed economy can become an open economy? सर 3 चैनल है, आउटपुट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट एंड लेबर मार्केट। आउटपुट मार्केट क्या होता है? आउटपुट मार्केट, आउटपुट मार्केट सर इट इज दैट चैनल जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है एंड people get a choice between domestic and foreign goods। People get a choice, your consumers and producers get a choice between what? Domestic and foreign goods, ठीक है। ये कौन सा है? ये फंक्शन कौन सा है? ये है आउटपुट मार्केट। ये है आउटपुट मार्केट इन विच goods and services are exchanged between nations and which gives rise to what? Gives which gives rise to a choice to the consumers and producers to opt for either domestic goods or foreign goods। सेकेंड लिंकेज क्या है? सेकेंड लिंकेज है फाइनेंशियल मार्केट। सेकेंड लिंकेज क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इज सिंपली when people are able to invest, when people are able to invest in financial assets of other countries, that is called as financial market। And last, labor market। and last क्या? labor market। so labor market is that जहाँ पे you can decide where you want to produce and which type of labor you want to assign to that production, ठीक है। जैसे दुबई में काफी सारे इंडियन लेबर्स इंपोर्ट होते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? लेबर्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। थ्रू दिस चैनल your economy can also become an open economy, but usually so labor movement is very difficult, labor movement is very difficult because of various immigration laws। So an open economy mainly focuses on the first two linkages, that is market and financial। Thus an open economy is said to be one that trades with other nation in goods, services and also in assets, correct। चलिए अब when when there is foreign trade, when there is what? When there is foreign trade, so foreign trade affects our aggregate demand। फॉरेन ट्रेड अफेक्ट्स आर एग्रीगेट डिमांड। अगर हम क्या करें? हम इंपोर्ट करें, हम इंपोर्ट करें, हम बाहर के गुड्स, हम बाहर के गुड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, बाहर के गुड्स की डिमांड बढ़ा रहे हैं, बाहर के गुड्स की डिमांड बढ़ा रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड क्या होगी? कम होगी।
सो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड कम होगी। बट सिमिलरली अगर एक्सपोर्ट्स बढ़े तो हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। सो these are the two factors through which foreign trade affects our aggregate demand, right? Now सर फॉरेन ट्रेड करने के लिए हमें क्या लगेगा, एक करेंसी लगेगा, एक कॉमन सिंगल करेंसी, बट देयर इज नो सच सिंगल करेंसी थ्रू विच वी कैन डू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ठीक है? सो सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमें सिर्फ कुछ तो लाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम क्या कर सके, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सके। सो वी बॉट गोल्ड। हम क्या यूज करने लगे, हम गोल्ड यूज करने लगे, फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। बट गोल्ड यूज करने की भी, ठीक है, गोल्ड यूज करने के भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे। सबसे पहला क्या था सर, द एबिलिटी टू कन्वर्ट फ्रीली इनटू अनलिमिटेड अमाउंट्स, बिकॉज गोल्ड रिजर्व्स आर लिमिटेड। Gold reserves are limited, so it was not possible to convert money into gold into unlimited amounts. And the second was the conversion, the price at which the conversion was taking place. So due to this due to this क्या हुआ, the gold standard भी discard हुआ and we brought into action, क्या लाया हमने लाया, तो foreign exchange। हमने क्या लाया, foreign exchange, forex rate, foreign exchange rate। We came up with foreign exchange rate. Now what is foreign exchange rate? So when we simply express one currency in terms of other, that is a that is called foreign exchange rate, right? now now ये एक छोटा सा बैकग्राउंड हो गया और बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक छोटा सा बैकग्राउंड हो गया किसके लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। आगे हम एक चीज जरूर देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट निकलता कैसे है, वो मैंने डिटेल में आखिरी के लिए छोड़ा है, ठीक है? वो डिटेल मैंने किसके लिए, आखिरी के लिए छोड़ी है। बट जल्दी से देख लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का खत्म। इट इज व्हाट, इट इज रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मतलब गुड्स सर्विसेज एसेट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, राइट? अब जब गुड्स सर्विसेज, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं सर, गुड ट्रांजैक्शन इन गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर पेमेंट्स एंड एसेट्स। अब जब सर इतने डिफरेंट क्या है ट्रांजैक्शंस है, सो अलग अलग क्या सर, अलग अलग नेचर की भी होगी, अलग अलग नेचर के होंगे तो हमें क्या क्लासिफाई करना पड़ेगा, दो डिफरेंट अकाउंट्स जिसमें ये सारे ट्रांजैक्शन जाएंगे। सो हमारे दो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट कौन से, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कौन से दो रहते हैं सर, एक करंट रहता है, कैपिटल रहता है। चलिए फटाक से कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। सर कैपिटल अकाउंट किस में डील करता है, जीएसटी, गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। सो दिस इज नॉट योर टैक्स, ये मैंने सिर्फ एक एक्रोनिम बना के दिया है, ठीक? सो गुड्स में ट्रेड हो रहा है यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है। सो सर्विसेज में ट्रेड हो रहा है यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, बट सर्विसेज भी दो टाइप की होगी, एक फैक्टर इनकम एंड एक नॉन फैक्टर इनकम। तो सर्विसेज में भी ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे, सर्विसेज में इनकम कैसे होगी, थ्रू फैक्टर इनकम, थ्रू फैक्टर सर्विसेज एंड थ्रू नॉन फैक्टर सर्विसेज। एंड ट्रांसफर पेमेंट्स क्या रहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स सर जो भी पैसा रेमिटेंस गिफ्ट्स कौन दे रहा है, बाहर वाले दे रहे हैं हमें, ठीक? सर ये वापस से फॉरेन ट्रेड एंड ईडी का रिलेशन जो हमने देख चुके हैं, ये वापस से क्या आया, फॉरेन ट्रेड एंड ईडी का रिलेशन। चलिए कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट।
करंट अकाउंट में हमने देखा करंट अकाउंट कैसे डील कर रहा है, गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। सब गुड्स में क्या हो रहा है, इधर देयर इज एक्सपोर्ट और देयर इज इंपोर्ट। तो सर्विसेज क्या हो सकती है, सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज हो सकती है, नॉन फैक्टर सर्विसेज हो सकती है। नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, तो शिपिंग, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब ये सब हमारी नॉन फैक्टर सोर्सेस है। उसे क्या मिलती है, नॉन फैक्टर इनकम मिलती है। तो फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम हमारे फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वो क्या है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उन्हें क्या बोलेंगे, सब फैक्टर सोर्सेस, सिंपल। और ये नेट क्यों बोला है, नेट बोला है बिकॉज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेन देन चल रहा है इसमें। एंड ट्रांसफर पेमेंट्स क्या रहता है सर, गिफ्ट, रेमिटेंस, एडवांस, जो भी बाहर वाले हमें दे रहे हैं, राइट। ये सब क्या है, ये सब है कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, करंट अकाउंट। ये सब क्या है, ये सब है कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ना। अब सब बैलेंसेस भी होंगे, क्या होंगे, करंट अकाउंट है तो बैलेंस होगा। सर अगर रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट आर इक्वल, वी हैव अ बैलेंस्ड करंट अकाउंट। अगर रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट ज्यादा है पेमेंट से, वी हैव अ सरप्लस। एंड अगर रिसीट कम है पेमेंट से, वी हैव अ डेफिसिट। वेरी लॉजिकल, इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने सेम चीज देखी थी, राइट। चलिए ना, बैलेंसेस, करंट अकाउंट के बैलेंसेस के भी टाइप्स, सर बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। सर बैलेंस ऑफ ट्रेड डील्स विद गुड्स, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कारण जो बैलेंस आ रहा है, दैट इज व्हाट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स इज व्हाट, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स इज बैलेंस ड्यू टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सिंपल, खत्म, राइट। देन करंट अकाउंट हो गया, अब आता है कैपिटल अकाउंट। अब आता है किस पे, अब आता है कैपिटल अकाउंट। ना कैपिटल अकाउंट कैसे डील कर रहा है, कैपिटल अकाउंट किससे डील कर रहा है, कैपिटल अकाउंट डील कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एसेट से, सिर्फ और सिर्फ एसेट से। अब एसेट्स, एसेट्स यानी क्या, सिर्फ मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डेट, परचेज ऑफ एसेट, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे, ये सब हमारे एसेट्स है। ये सब कहाँ जाएंगे, ये सब जाएंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब अगर एसेट परचेज किया है तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। एसेट परचेज किया, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। बट डेबिट होने के साथ साथ एसेट आए तो है, बट इसके साथ ही साथ क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से निकल रहा है। इंडिया से क्या जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर सेल हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, सेल के, सेल हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। वेरी सिंपल। सो components capital accounts, investment, external borrowings and external assets। balances, balances के लिए हम क्या कंपेयर करेंगे, कैपिटल इनफ्लोज एंड कैपिटल आउटफ्लोज। क्या कंपेयर करेंगे सर, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, क्या कंपेयर होगा, इनफ्लोज एंड आउटफ्लो कंपेयर होगा। नाउ व्हाट इज कैपिटल इनफ्लो एंड व्हाट इज कैपिटल आउटफ्लो। सर कैपिटल इनफ्लो, सर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज जिसके कारण हमारे पास, हमारे पास इनफ्लो हो, जैसे सर रिसीट ऑफ लोन, if if there is receipt of loan, yeah there is sale of asset or shares, इनसे क्या हो रहा है, इनसे इनफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो कब होगा, जब हम लोन का रिपेमेंट करें और व्हेन वी आर परचेसिंग, और वी आर परचेसिंग शेयर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। सर इनफ्लो एंड आउटफ्लो किसका देख रहे हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो एंड आउटफ्लो देख रहे हैं, राइट। चलिए सर कैपिटल अकाउंट में भी बैलेंसेस रहेंगे, वही देख रहे थे, सरप्लस, डेफिसिट एंड बैलेंस, सेम तरीका, सेम तरीका इनफ्लो आउटफ्लो को कंपेयर करके, ठीक है ना। Balance of payment, surplus and deficit. Balance of payment relating to surplus and deficit. Now, देखिए अगर अगर डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है,
ठीक है। सो कैसे सर कैसे कैसे मिटाएंगे सर, हाउ टू फाइनेंस इट? सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट मतलब यू माइट हैव अ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट है तो हमने देखा था सर करंट अकाउंट डेफिसिट है मतलब हम किससे फाइनेंस कर सकते हैं? थ्रू बोरोइंग्स। एंड बोरोइंग्स कहाँ से आएंगी आएंगी सर? कैपिटल अकाउंट से। सो जब कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होगा तो आप क्या कर सकते हो? तो ही आप करंट अकाउंट डेफिसिट मिटा सकते हो। ठीक है। सो सिंपल इसका मतलब ये है, सिंपल इसका मतलब ये है, इफ देयर इज करंट अकाउंट डेफिसिट you can use capital account surplus to wipe out the current account deficit, right? एक और तरीका क्या है? एक और तरीका है ORS, official reserve sale. what you can do what you can do, you can sell off your foreign exchange. You can sell off your foreign exchange, and with that you can wipe out the deficit. With that you can wipe out the deficit, right? Then sir, errors and omissions क्या है sir? Errors and omissions while recording international transaction, there can be some mistake in the balance of payment. Just a second. हाँ जी। सो जब एरर्स एंड ओमिशंस होते हैं हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा? हमें उन्हें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक। सो एक जल्दी से हम क्या देखते हैं? एक बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया का, ये सारी चीजें ये सारी चीजें पड़ी हुई है हमारी। ये सारी चीजें पड़ी हुई है। देखिए, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है, क्या निकलता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। इनविजिबल्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ इनविजिबल्स, क्या निकलता है? नेट इनविजिबल्स। हमें क्या मिल गया? 90 एंड 52। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, नेट इनविजिबल्स 52। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना निकला? 30। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कितने आए? 41.15। कितना आया? 41.15। 41.15 क्या आया सर? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किसके थ्रू आ सकता है? थ्रू एक्सटर्नल असिस्टेंस, बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म डेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआईज एंड अदर थिंग्स, राइट? सर इससे हमने क्या निकाला? इससे हमने निकाला कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। कैपिटल अकाउंट में क्या आया? सरप्लस। बट देखिए साथ में क्या था? एरर्स एंड ओमिशंस कितने? 3.15। 3.15 के क्या थे? एरर्स एंड ओमिशंस। सो हम इसे काय में एडजस्ट कर देंगे? इसे एडजस्ट कर देंगे हमारे डेफिसिट। ये सारी चीजें छूट गई थी। सो हमारा एक्चुअल डेफिसिट कितने हो गया? एक्चुअल डेफिसिट हो गया 41.15। हमारा कैपिटल अकाउंट का सरप्लस कितना था? 41.15। फिर ये दोनों कैपिटल अकाउंट का सरप्लस यूज कर सकते हैं टू वाइप आउट द करंट अकाउंट डेफिसिट। एंड देखिए हमारा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है? जीरो। हमारा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है? जीरो। एंड क्या कुछ रिजर्व चेंजेस है? नहीं। नहीं। ठीक। चलिए ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज दैट प्लेस वेयर यू कैन एक्सचेंज योर करेंसी। ठीक है, वेयर यू कैन एक्सचेंज योर करेंसी, राइट? फॉरेन एक्सचेंज रेट किसे कहेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज सिंपली व्हाट? It is the price of one currency in terms of another. Is what? It is the price of one currency in terms of other. So उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। एग्जाम्पल सर, $1 के लिए अगर आपको ₹50 देना पड़ रहा है, दिस इज व्हाट? So this is the foreign exchange rate for $1. Okay, this is the foreign exchange rate for $1. What are the different ways? ठीक है, what are the different ways जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट पता करते हैं? ठीक है,
वो है मैनेज फ्लोटिंग, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड। बट उससे पहले हमें देखना पड़ेगा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कब कब आएगी? जब people demand foreign exchange because they want to purchase goods, services, or they want to send gifts, ठीक है, और they want to purchase some financial assets। इससे क्या होगी? इससे डिमांड होगी किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की, राइट? सप्लाई, सर कंट्री में फ्लो कब होगा? डिमांड हो रही है यानी फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, सप्लाई में क्या होगा सर? फॉरेन एक्सचेंज अंदर आएगा, राइट? अब बेस्ड ऑन दिस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ही क्या है सर? हमारे हमारे क्या है? हमारे मेथड्स है, ठीक है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, पहला फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिपेंडेंट ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वो पॉइंट जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट्स, दैट इज आवर एक्सचेंज रेट, ठीक है? इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, in flexible exchange rate, the central government or the reserve bank doesn't intervene. The exchange rate is established using the market forces, okay? Whereas in whereas in fixed exchange rate, whereas in fixed exchange rate, right? Fixed exchange rate में, sir, who determines the foreign exchange rate? The government determines the foreign exchange rate. Why? Because the government wants to control the export and import. The government wants to control the export and import, right? And lastly, we have what? We have managed floating. We have what? We have managed floating. What is managed floating? Managed floating. Managed floating is what? Managed floating is a hybrid. It is what? It is a hybrid. जहाँ पे fixed and flexible दोनों दोनों यूज होते हैं। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को ठीक लगता है कि भाई यहाँ पे they should come and fix the foreign exchange rate, they will come and fix. Otherwise, they let the market forces decide what should be the foreign exchange rate. Alright, चलिए, ये हमने क्या फटाक से जल्दी जल्दी एकदम क्विक रिवीजन कर लिया गाइस, एकदम क्विक रिवीजन कर लिया पूरा मैक्रो का, ठीक है? यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है, यहाँ पे हमने मैक्रो खत्म कर लिया है, बहुत ही जल्दी जल्दी की रिविजन्स की है, की पॉइंट्स के रिवीजन की है, ठीक है? ध्यान दीजिए, ये क्या थे? ये रिवीजन थे, दीज वर नॉट योर रेगुलर क्लास। इफ यू थिंक यू वांट टू रिवाइज, ठीक है, और यू वांट टू लर्न समथिंग, आप जाइए रेगुलर क्लास के लेक्चर्स देखिए, ठीक है? व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो ऑन टू द अनअकैडमी ऐप, ठीक है? गो ऑन टू द अनअकैडमी ऐप, डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए। सर स्पेशल क्लास के सेक्शन में जाके आप क्या करें सर? सर्च करें सौरभ जायसवाल, ठीक है? सर्च करें सौरभ जायसवाल, click on any video that you want, and if it prompts that you need to unlock the plan, ठीक है? unlock the free plan, important क्या है सर? free plan, ठीक है? if you want to unlock the free plan, all you have to do is enter this code SAJYT, and आपका free plan unlock हो जाएगा, right? Clear? So same code SAJYT can be used. SAJYT can be used for attending the quiz. For attending what? For attending the quiz. Alright. Chaliye. Thank you so much, guys. Thank you so much for tuning in. I hope you have a great day. I hope आप exams में excel करें. ठीक है? Do subscribe the channel. Alright. चलिए. Thank you so much. And जाते जाते, do not forget to use our code SHAYT to get yourself a 10% off on your all subscriptions. ठीक है? Don't forget, because डिस्काउंट किसे नहीं पसंद, सबको पसंद है, राइट? चलिए, आपसे मुलाकात होगी जल्द। अब हम शुरू करेंगे सेक्शन बी ऑफ इकोनॉमिक्स जल्द, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, राइट?